मेरी 70 वर्षीय रूबीना की मां के साथ किसी क्रूर व्यक्ति ने बलात्कार किया, जबकि मेरी मां विधवा थी। मेरे पिता की मृत्यु को 20 वर्ष बीत चुके थे। मेरी अंधी मां की अंधता का किसी ने फ़ायदा उठाया। जब मैं अपराधी के बारे में जानने के बाद इस रास्ते पर पहुंचा तो मैं तड़प उठा। मैं कभी आश्चर्य से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था तो कभी डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठी अपनी मां को देख रहा था, जो सब कुछ से अनजान थी और अंधी थी। मेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं यह कैसे कहने की सक्षम था कि मैं जो सुन रहा था वह अविश्वसनीय था। मेरा सिर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा। मेरा दिल इस हालत में था कि वह ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी सांस फूल रही थी। पसीने की बूंदें फर्श पे गिर रही थी। मैं सोच रहा था कि यह कैसे संभव है। मैंने अपनी हथेली से पसीना पोंछा और बिना किसी विश्वास के डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली। उनके कमरे में से बाहर आया, अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक के बाहर ले गया। दिन भर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रही। तब से वह जो भी खाती उल्टी कर देती। मुझे लगा कि उसका पाचन खराब है, इसलिए मैं उसे नज़दीकी क्लिनिक ले गया। लेकिन उसने जो खबर दी उससे मैं अवाक रह गया। डॉक्टर ने ही मुझे बताया कि मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। अम्मा बाहर कुर्सी पे बैठी थी। डॉक्टर ने मुझे यह खबर बहुत गोपनीय तरीके से बताई, क्योंकि इस उम्र में महिलाएं बहुत कम गर्भवती होती हैं। मैं अम्मा का हाथ पकड़े हुए था। मैं उसे चुपचाप अपने घर ले जा रहा था। कौन हो सकता है ऐसा घिनौना काम किसने किया? मेरे घर में केवल 3 पुरुष थे, मेरा पति, मेरा ससुर और छोटा देवर। अब तक सब ठीक चल रहा था, क्योंकि मेरी अंधी माँ मेरे साथ मेरे ससुराल में रहती थी। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा पालन पोषण किया और मेरी शादी करवाई। मेरे पिता बहुत दयालु थे और उन्होंने मेरी माँ को मेरे घर में रहने की अनुमति दी। जब मैं रसोई में काम करती थी तो मेरी माँ पूरे दिन मेरे साथ रहती थी। जब वो वहाँ से होती थी तो वह रसोई की मेज़ पे बैठती थी और मुझसे बातें करती रहती थी। न तो मेरे पति और न ही मेरे देवर या ससुर पूरे दिन घर पे रहते थे। वे नमाज के लिए मस्जिद जाते थे। कभी कभी वे अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठते थे और रात को ईशा के बाद ही लौटते थे। मेरे पति उमर मेरी माँ की मृत्यु को 5 साल हो चुके थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। मेरे साले भी मेरे और मेरी माँ का बहुत सम्मान करते थे। वे ज़्यादातर अपने काम से काम रखते थे। उन्होंने कभी भी मेरे साथ अनौपचारिक व्यवहार करने की कोशिश नहीं की और न ही उन्होंने मेरे कभी साथ रूखा व्यवहार करने की कोशिश की। वह मेरी माँ से सिर्फ नमस्ते करने के अलावा बात नहीं करते थे। मेरे पिता की मृत्यु के 20 साल बीत चुके थे और मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वे अंधी थी और वे नहीं चाहती थी कि उनका दूसरा पति उनके अंधेपन की वजह से चिंता का विषय बने। मैं चाहती थी कि वह मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत न करे, लेकिन आज किसी ने मेरी माँ के साथ उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर जो कुछ किया उससे मेरी आत्मा रोक पड़ी। और पिता की मृत्यु के बाद मेरे पास कई प्रस्ताव आए, लेकिन मेरी शादी सिर्फ एक बार हुई। यही शर्त रखी गई कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह बिना बच्चे वाली थी और घर पर अकेली नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। यही कारण था कि मेरी शादी अब तक तय नहीं हो सकी।
क्योंकि जिस परिवार में मैं रह रही थी, अगर लड़के की माँ पहले से मौजूद थी तो वह यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी माँ भी उसके घर में अपने बहू के साथ रहने आए। इसलिए जो लोग इस शर्त के साथ शादी के लिए राजी हुए, उनके घर में कोई महिला नहीं थी। केवल 3 पुरुष थे, उनमें से एक ही था और एक उसका पति, मेरा पति और उसका छोटा भाई। जब मैं ससुराल के लिए निकली और वहाँ पहुँची तो मेरी माँ के लिए एक कमरा था। मेरे पति मेरी माँ का बहुत सम्मान करते थे। मेरे जीजा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और ज़्यादातर समय घर के बाहर रहते थे। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे मुझे उन पर संदेह हो, लेकिन उस समय मेरे हाथ में जो रिपोर्ट थी वह मुझे और ही कुछ बता रहे थे। न चाहते हुए भी मेरे विचार मेरे घर के पड़ोसों की ओर जाने लगी। मुझे बहुत संदेश होने लगा। मैं एक बड़ी समस्या में थी। बेशक मेरे पति एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। अगर मैं ससुराल में अपनी माँ से पूछती कि क्या हुआ है तो मुझे भी माँ के साथ घर से निकाल दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। घर पहुँची तो माँ को भी कुछ नहीं बताया, जैसे अगर उन्हें खबर बताती तो शायद वह भी पागल हो जाती। ये सुनते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता और पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा मन एकदम शांत था। जिस पर शक करती थी कौन ऐसी घटिया हरकत कर रहा है। घर पहुंचकर मैं माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गई। क्या बात है? अरे बेटा, कब तक चुपचाप बैठे हो? डॉक्टर ने क्या कहा है? अम्मा ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी लड़की थी, हमेशा बोलती रहती थी, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बोलना ही बंद कर दिया। हाँ, कुछ नहीं अम्मा, डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई दी है। अम्मा तुम ठीक हो जाओगी, तुम आराम करो। यह कहते हुए मैंने अम्मा को उनके बिस्तर पे लिटा दिया और मैं खुद रसोई में आकर खाना बनाने लगी। लेकिन मेरा ध्यान लगातार मेरी माँ पर था। वह आदमी आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। न कोई उनके करीब आता और कौन हो सकता है, मेरे ससुर या मेरे साले। मेरे दिमाग में तनाव ने मेरे सिर को खींचना शुरू कर दिया। मैं बहुत उलझन में पड़ने लगी। कोई भी मुझे सच नहीं बता रहा था। मैं क्या करूं? किससे बात करूं? मेरे पति अपने पिता और भाई के बारे में ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं उनकी माँ से कैसे बात करूं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उमर ऑफिस से वापस आ गया है? वह मेरे लिए गुलाब और फूलों के गुलदस्ते लाया, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। मैं जिस परेशानी से गुजर रही थी वो मेरे लिए असनाई थी। मुझे चुप देखकर उमर मुझसे कुछ कहने लगा। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम ठीक हो? मेरा क्या? मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने कहा, खाना खाओ और फिर दवा लो। मैं खाने के बाद ड्राइंग रूम में जाने की सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मी, मैंने रिपोर्ट अलमारी में छिपा दी है। मैं जानना चाहता था कि अम्मी के कमरे में कौन आता है। रात को जब उमर कमरे में आया तो मैंने उससे कहा कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके साथ सोना चाहती हूँ। मेरा बात सुनकर उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ। क्या कहा इसने? पूछने वाली क्या बात है? तुम जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो। उमर बहुत अच्छा है, वह इंसान था। वह मेरी माँ के मामले में कभी मेरे साथ सख्ती नहीं करेगा। मैं जाकर अपनी माँ के पास लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मैं चौंक गई। इसका मतलब था कि कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और उसके साथ सब कुछ करता है। मैं रात को सो नहीं सकी। पूरी रात कमरे में कोई नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद उमर और उसका मेरा छोटा साला घर से बाहर निकल गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई और मैंने अम्मी से पूछा कि रात को उनके कमरे में क्या हुआ, कमरे में कौन आता है। मेरी माँ ने जो कुछ बताया वह मुझे जगाने के लिए काफ़ी था।
मुझे सबसे पहले अपने ससुर पे शक हुआ तो वो हर समय घर में मौजूद रहते थे, लेकिन फिर मुझे यह भी सोचना पड़ रहा था कि वह जुम्मत की नमाज के लिए दौरान 5 वक्त की नमाज पढ़ अता करते थे। वो पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि एक तरफ वो हर समय नमाज पढ़ता और धर्म की बातें करता था, दूसरी तरफ कभी कभी मुझे अपने जीजा पे शक होने लगता था। वह देर रात तक जागता रहता था, उसके कमरे में टीवी की आवाज़ आती रहती थी। कई बार वह मुझसे कहता था कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी माँ से बड़ी है, वो बहन जैसी है। उसने मेरी शादी की शुरुआत दिनों में बातें कही थी। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन अब जैसे ही ये बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, मेरे अंदर एक आग भड़क उठी जो हंसनाई थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता था। मेरी माँ को लगता था कि उसके साथ कुछ अनैतिक काम हो रहा है, लेकिन उसे इस बात पर गर्व होता था कि मेरे लिए यह बात हंसनाई हो गई थी। इस इंसान को शर्म नहीं आती कि एक अंधी औरत भी एक बीमार औरत को हवस का निशाना बना रही है। मेरी मजबूरी ऐसी थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का कलंक लग जाता। उमर भले ही बहुत अच्छा आदमी हो लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा, न ही उन्हें मारेगा, क्योंकि वह मेरी माँ का भी उतना ही सम्मान करता था जितना मेरा करता था। वह अपने पिता की भी उतनी ही सेवा करता था। मेरे ससुर भी मेरी माँ को बहन कहकर बुलाते थे। मेरे सामने तो यह मेरी माँ की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन शराफत की आड़ में वह कुछ और भी कर रहे थे। वह बहुत ही गलत काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा कि एक बार वो मेरे लिए बाज़ार से सेब लेकर आए और मुझे 1 किलो से ज़्यादा देकर कहा कि तुम्हारी माँ कमज़ोर हो रही है, शायद वजन की वजह से तुम उनके लिए कुछ नहीं मंगाते, इसलिए उस समय भी उन्हें यह सेब दे देना। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी माँ की भावनाओं के महसूस कर रहे थे। रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि उमर कमरे में लेटा हुआ था और फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे से वापस आया। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था, तो उसने बताया कि उसे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब अब्बा गहरी नींद में होते हैं तो मैं आंगन में जाकर तभी पीता हूँ जब मुझे नींद आ जाती है, वरना अब्बा सिगरेट की गंध सूंघकर मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ और कहती हूँ कि वह सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे की बात करते हैं। वो आम बातें तो आम घरों की होती हैं। मुझे हर बात पे शक होने लगा था। मेरा दिमाग चारों तरफ घूम रहा था। मुझे किसी भी कीमत पे अपराधी तक पहुँचना था। आखिर वह कौन था, मेरे ससुर, मेरा साला या मेरा शौहर? यह सब सोचकर मेरा दिमाग टूट रहा था, क्योंकि इस सब का असर मुझ पे पड़ रहा था। इसका असर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पे पड़ी थी। हो सकता है मेरा घर बर्बाद भी हो सकता था। मेरी माँ इस उम्र में बहुत शरारती बच्ची थी। वह एक बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में वो अनजान थे, और मेरे लिए यह दोहरी मुश्किल थी कि मैं अपनी माँ को वह सच कैसे बताऊं जो मैंने डॉक्टर से सुना था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर मैं उन्हें न भी बताऊं तो वे भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि बात कि चुप रहती थी। मैं अचानक चुप हो गई थी, लेकिन जब सिर्फ वह जानती थी कि क्या हो रहा है और बेचैनी चल रहा है। हर रोज़ सर्दियों में एक बहाना बनाती थी कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं रात को अपनी माँ के साथ सोने जा रही हूँ। मैं उस व्यक्ति का इंतज़ार करती थी जो मेरी माँ को परेशान कर रहा था। उमर कुछ दिन तक चुप रहा, लेकिन उसके बाद वह मुझसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि मेरे लिए कुछ तिरस्कार भरा हुआ व्यवहार करने लगा था। मैं उसकी आंखों में मेरे लिए खुशी साफ देख रही थी। वो हमारे शादी से कुछ ही महीने हुए थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। पूरे दिन ऑफिस में बिताने के बाद वह रात में साथ में कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन मैं खुद एक मानसिक बेचैनी का शिकार थी। अपनी उम्र की इच्छा को स्वीकार करने के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ और अब मैं काम करना भूल गई। रात को अपने पुराने कपड़े पहनना भी भूल गई। मैं भूल गई थी कि वह मुझसे पहले ही नाराज़ था और सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गई।
गुस्से में आकर उसने खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। मैंने जब उसके कपड़े प्रेस करने को कहा, उसने गुस्से में मुझे घूरते हुए कहा, तुम अभी अभी अपनी माँ की सेवा की हो, तेरे लिए सिर्फ वही महत्वपूर्ण है। इस समय गुस्से में आ रहा था, कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं नाश्ता कैसे बना सकती थी? वो नाश्ता किए बिना ऑफिस चल गया। मैं अपनी माँ की वजह से परेशान थी। उमर का यह रवैया देखकर मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उमर रात को बहुत बुरे मूड में था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाने के लिए भी नहीं कहा। मैंने अपनी गलती के लिए उमर को पहले ही माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसे माफ़ी मांगने में शर्म आने लगी। ऐसा मत करो, मुझे समझाना चाहिए कि मुझे तुमसे पूरा दिन बात करने का भी मौका नहीं मिला। उसने झट से हाँ में भर दी, लेकिन अगली सुबह अम्मी कहने लगी कि तुम कल रात मेरे साथ क्यों नहीं सोए? जब तुम नहीं आती हो तो आता है और रात को सोता है। वो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। मेरी माँ मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरा दिल टूट गया और आंसू बहने लगे। वो कौन था? सब कुछ कर रहे थे। मेरे इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं था और न ही मेरा कोई अपना था जिस पे मैं भरोसा करने कि अपनी माँ को छोड़ सकता थी। अगर मैं उसे अपनी माँ की आंखों से देख लेती तो उसके अलग रहने का इंतज़ाम कर लेती, लेकिन वह एक मजबूर औरत थी और उसे वॉशरूम भी ले जाना था। मैं इस उलझन के बाहर आया थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी एक बार मैंने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना। मैं जल्दी से उठी और उसके कमरे में गई तो देखा उमर भी कमरे में मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से उठी और जब बाहर आई तो मैंने देखा मेरा देवर मेरी माँ के कमरे में था और मेरी माँ चिल्ला रही थी और अंधेपन के कारण वह अपने हाथों को बाएं दाएं हिला रही थी, जैसे कि किसी से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही हो। कह रही हो, मेरे देवर मुझसे दूर रहो, कृपया मेरी माँ के बिस्तर से दूर हो जाओ। वह कुछ दूरी पे था और उलझन भरी आंखों से मेरी माँ की तरफ देख रहा था। मुझे उसे अपनी माँ के कमरे में देखकर एक अजीब सा डर लग गया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे हिलाया। मैंने कहा कि क्या तुम मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? जब ऐसा हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कहने लगा, भाभी आप क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ चिल्ला रही थी, यह सुनकर मैं आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम मेरी माँ को रोज़ अपनी हवस का निशाना बना रहे हो। मैं चिल्लाई तो मेरे ससुर और मेरे पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर मेरी गर्दन दबा रहा था। मेरा पति भी मेरे पास आ गया। मेरे देवर को उस समय गुस्सा आ गया था और वो मेरे पति के पास गया और कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम पर ऐसा आरोप लगाते हुए तुम सो रही थी। जब मैंने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना तो मैं दौड़कर उनके पास आया और तभी उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया है। तो तुम आ गई और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे देवर की बेल्ट से मेरे हाथ से छुड़वाई और मुझ पे गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी रात को इतना ड्रामा मचा रखा है। तुम इतनी रात को चिल्ला रही हो, पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? उमर की बातों को अनसुना करते हुए मैंने कहा कि तुम अपने अरमान इच्छा लड़का नहीं हो। वह मेरी माँ को हर रात बेहोश कर देता है और ऐसा करके उसके बाद मेरी बातचीत अभी इस मोड़ पे आ पहुँची थी। एक जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे लगा। मैं गिर पड़ी कि क्या बकवास कर रही हो? जो मन में आए वही कहोगी? तुम कौन होती हो मेरे भाई को दोष देने वाले? मेरे ससुर तो और गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हमने ही उनकी जैविक माँ को मारा है, उन्हें असहाय समझकर और बहन समझकर अपने घर में रखा है, इसलिए तुम यह घिनौना अत्याचार कर रही हो। और मेरे पास अरमान को माफ़ी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने घर के लिए मैं अपने अरमान को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मुझे बताओ कि मेरी माँ जिस शर्मिंदगी का सामना कर रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम मेरे पति और मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हारी शालीनता की गवाही मोहल्ले वाले से क्या लूँ? और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।